वेलकम डियर रॉकर्ड्स। आज की रीजनल मूवी है 2023 में रिलीज हुई मलयालम क्राइम थ्रिलर मूवी जिसका नाम है इरट्टा। मूवी की शुरुआत में दो लड़के पुलिस स्टेशन के पीछे क्रिकेट खेल रहे होते हैं। उनका कुत्ता हर बार उनकी बॉल उठाकर लेके आता है। पुलिस स्टेशन में की हैंडओवर सेरेमनी होती है। एक पुलिस वाला माइक चेक करता है और पब्लिक भी इस फंक्शन में आई होती है। मीडिया भी इस इवेंट को कवर कर रही होती है और गांजा स्मगलिंग केस में एक आदमी पुलिस स्टेशन में बंद होता है। सीज किया हुआ गांजा लेकर एक पुलिस ऑफिसर एविडेंस रूम में जाता है और कैदी उसको देख रहा होता है। इसी बीच एक कपल अपने केस के बारे में पूछते हैं, लेकिन पुलिस ऑफिसर कहता है कि कल आओ। फिर वो टॉयलेट की ओर भागता है। अब क्रिकेट खेलते हुए बच्चों की बॉल पुलिस स्टेशन के अंदर गिर जाती है। एक लड़का बॉल उठाने अंदर कूद जाता है। तभी 3 बार पिस्टल शॉट सुनाई देते हैं और आवाज सुनकर लोग बहुत घबरा जाते हैं कि ये हुआ क्या है। पब्लिक भी इस स्टेशन को देखने लगती है कि आखिर अंदर क्या हो रहा है। अब मूवी के हीरो प्रमोद को दिखाते हैं जो हॉस्पिटल में किसी सर्जरी के लिए एडमिट हुआ है। टीवी पर उसकी पत्नी एक टीवी शो पर अपनी बेटी के सिंगर बनने के बारे में कुछ देख रही होती है। डॉक्टर प्रमोद से कहता है अब तुम्हें अपनी पत्नी के साथ सुलह कर लेनी चाहिए। दरअसल प्रमोद अपनी पत्नी श्रुति को मारता था, हालांकि उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी, इसीलिए उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई और 17 साल से दोनों अलग ही जी रहे हैं। अब डॉक्टर की बात मानकर प्रमोद श्रुति को कॉल करके कहता है अब हमें अपनी लड़ाई भूल जानी चाहिए। तुम हमारी बेटी को भी बता दो कि उसका बाप जिंदा है। पर श्रुति डिसाइड नहीं कर पाती कि उसको आखिर करना क्या चाहिए इस वक्त। तभी प्रमोद को एक कॉल आता है और बताते हैं कि पुलिस स्टेशन में एक पुलिस ऑफिसर का खून हो गया है। प्रमोद अपनी सर्जरी पोस्टपोन करके स्टेशन चला जाता है। पुलिस स्टेशन में मीडिया वालों के कैमरास छीन ले जाते हैं ताकि केस सॉल्व होने तक ये खबर बाहर न जाए। यहाँ तक कि वे पुलिस स्टेशन का गेट भी बंद कर देते हैं और किसी को भी बाहर नहीं जाने देते। प्रमोद स्टेशन के अंदर जाकर लाश को देखता है। मरे हुए आदमी का चेहरा देखकर प्रमोद तो शॉक ही हो जाता है और हमें भी शॉक लगता है। उसका चेहरा प्रमोद से एकदम बिल्कुल मैच करता है। तब हमें पता चलता है कि वो प्रमोद का जुड़वा भाई विनोद था। प्रमोद डीएसपी है और विनोद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर था। अब मिनिस्टर पर सीएम का प्रेशर पड़ता है कि अगर दिन दहाड़े पुलिस स्टेशन में एक पुलिस ऑफिसर का खून हुआ है तो पब्लिक को पुलिस पर कैसे विश्वास होगा। जल्द से जल्द एक टीम बनाकर खूनी का पता लगाओ। मिनिस्टर, एसपी और डीएसपी सब पर प्रेशर डालती है कि ये केस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाना चाहिए। घटना के वक्त 3 पुलिस ऑफिसर स्टेशन में थे, इसलिए उन्हें भी सस्पेक्ट लिस्ट में रखा जाता है। जॉन नाम का बुजुर्ग पुलिस ऑफिसर इस लिस्ट में पहला होता है क्योंकि उसकी और विनोद की कई बार लड़ाई हुई थी। जॉन एक कपल के केस को हैंडल कर रहा था, लेकिन विनोद उस केस में टांग अड़ाने लगा। जब जॉन ने उसको वार्न किया तो उसने जॉन को मारा था। तब प्रमोद ने जॉन को शांत किया था और विनोद से कहा जॉन सर कुछ दिनों में रिटायर होने वाले हैं। इस पर विनोद प्रमोद पर पर्सनल अटैक करता है कि तुम अपनी पत्नी से अच्छा बर्ताव नहीं करते और तुम मुझे एडवाइस दे रहे हो। प्रेजेंट में दिखाते हैं तो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लोग आकर क्राइम सीन्स को मार्क करके एविडेंस कलेक्ट करने लगते हैं। इन्वेस्टिगेशन के पहले स्टेज में पता चलता है कि विनोद के शरीर में 3 बुलेट्स हैं। पहले 2 बुलेट्स तो उसके हार्ट के ऊपरी हिस्से में लगी है और तीसरी बुलेट ठीक हार्ट पर लगी है और उसी से उसका खून हुआ है। अब एसपी सविता उन तीनों ऑफिसर से पूछती है कि घटना के वक्त तुम लोग क्या कर रहे थे। जॉन बताने लगता है दरअसल वो सीज किया हुआ गांजा पैकेट लेकर एविडेंस रूम में रखने गया था। तभी उसकी पत्नी ने कॉल किया और पैसों के मामले में कोई बहस हो गई थी। उससे बात करते करते वो विनोद को क्रॉस करके दूसरे कमरे में गया था और वहाँ छुपा कर रखी हुई शराब मिक्स करने लगा। तभी लगातार 3 बार गन शॉट सुनाई दिए। वो तुरंत बाहर आया और विनोद मरा पड़ा हुआ था और बाकी 2 ऑफिसर्स पास ही खड़े थे। उसके स्टेटमेंट के बाद दिखाते हैं कि बाहर मीडिया सवाल पे सवाल कर रही होती है कि खूनी कौन है, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स कोई जवाब नहीं दे पाते क्योंकि इस स्टेज पर वो भी नहीं जानते कि खूनी कौन है। अब सविता साजिद नाम के एक दूसरे ऑफिसर से पूछती है तो पता चलता है कि उसके साथ भी विनोद का झगड़ा हुआ था। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एक दिन कुछ लोग एक आदमी पर कंप्लेंट देने आए थे कि इसने हमारे कुत्ते को मारकर उसको कहीं गाड़ दिया, लेकिन वो आदमी कहता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मैं आपके भाई प्रमोद का क्लासमेट था और आप उससे पूछ लीजिए, मैंने किसी को नहीं मारा। प्रमोद का नाम सुनकर विनोद बहुत गुस्से में उस आदमी को मारने लगता है। उस आदमी की बेटी पास ही में बैठी होती है। विनोद उसको लेकर बाहर चला जाता है। तभी वहाँ पर एक कांस्टेबल आकर पूछती है वो बच्ची कहाँ गई। साजिद बताता है कि विनोद बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता, बच्चों को यहाँ लाना सेफ नहीं है, लेकिन मेरी सुनता कौन है। उसी वक्त विनोद बच्चे को लेकर अंदर आ जाता है। दरअसल विनोद उसे आइसक्रीम दिलाने के लिए लेके गया था, पर उसने साजिद की बात सुन ली थी और वो कहता है कि हाँ मैं बच्चों से अच्छा बर्ताव नहीं करता, कर लो जो करना है। ये कहकर वो बाहर जाता है और साजिद की बेटी को स्कूल से पिकअप करके उसके घर छोड़ता है। फिर उसकी पत्नी का हालचाल पूछकर पास के होटल में जाकर बैठ जाता है। तब साजिद आकर पूछता है कि मेरी बेटी को स्कूल से लाने वाले तुम होते कौन हो। विनोद ने साजिद को इरिटेट करने के लिए जानबूझकर ऐसा किया था। उनकी बहस हाथापाई में बदल जाती है। विनोद साजिद को बहुत पीटता है, लेकिन साजिद उसका मुकाबला नहीं कर पाता।
अब साबित हो चुका है कि साजिद और विनोद की बिल्कुल नहीं बनती थी। अब तीसरे पुलिस ऑफिसर को पूछा जाता है जिसका नाम है विजय। इसकी और विनोद की लड़ाई तो नहीं हुई थी, लेकिन विनोद की एक अश्लील हरकत से विजय उससे चिढ़ता था। अब उस इंसिडेंट को दिखाते हैं जब विनोद नशे में जुआ खेलने की जिद कर रहा था, लेकिन उसे सब मना कर रहे थे। तब विजय कहता है कि बहुत ज्यादा हो चुका है विनोद जी, चले यहाँ से। लेकिन विनोद उल्टा विजय को डांटने लगता है। विजय उसकी डांट खाकर बाहर जाता है। वहाँ किसी ने एक लड़का और लड़की की वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, और वो भी उनकी परमिशन के बिना। इस वजह से कुछ लोग उस आदमी को डांट रहे होते हैं। अब विजय सुलह करवाने जाता है, लेकिन तभी विनोद आकर वीडियो लेने वाले को सपोर्ट करता है। इतना ही नहीं, वो उस लड़के और लड़की को भी डांटता है। फिर वो लड़के को मारने भी लगता है। सर, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? उसने हमारी परमिशन के बिना हमारी वीडियो शूट की है, उसे अरेस्ट कीजिए ना। लेकिन विनोद उसकी एक नहीं सुनता और नशे में उस लड़के को खूब मारता है। वो लड़की तंग आकर एक बियर बोतल उठाकर मारती है, पर विनोद झुक जाता है और लड़की के बॉयफ्रेंड को लग जाती है। बाकी पुलिस वाले उस लड़के को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाते हैं। रास्ते में एक पुलिस वाला कहता है कि सर, आप विनोद को वहीं छोड़कर क्यों आ गए? क्या आप नहीं जानते कि विनोद अकेली लड़की के साथ क्या करता है? अब विजय टेंशन में गाड़ी रोकता है और तुरंत विनोद को लेने वापस जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और विनोद ने उस नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया था। अब विनोद के बारे में विजय का स्टेटमेंट सुनकर सविता पूछती है कि उस लड़की का कंप्लेंट कहाँ पर है, उस रेप केस को कौन हैंडल कर रहा है और उस केस का स्टेटस क्या है। विजय कहता है कि वो दूसरे स्टेट की लड़की थी, इसलिए कंप्लेंट नहीं देना चाहती थी। अब सविता उस लड़की की सारी डिटेल्स कलेक्ट करने को कहती है। ये सब देखकर प्रमोद को बहुत बुरा लगता है। अब गांजा केस वाले कैदी को बुलाते हैं जो घटना के वक्त लॉकअप में बंद था। वो कहता है कि उस वक्त मैं सो रहा था और 3 गन शॉट सुनकर मैं बिल्कुल चौंक कर उठ गया। तब मुझे लगा कि कोई भाग रहा है, लेकिन मैं यकीन से नहीं कह सकता। अब वे पुलिस स्टेशन के बैक साइड में जाकर दोबारा चेक करते हैं। इतने में सविता पर प्रेशर पड़ता है कि केस किस स्थिति में है और अब तक तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं दी। वो बताती है कि सर, बेसिक इन्वेस्टिगेशन हुई है और शव स्टेशन के बाद ही बाकी डिटेल्स मालूम होंगे। अब सवाल उठता है कि क्या प्रमोद और विनोद के बीच कोई दुश्मनी थी। तभी एक इंसिडेंट दिखाते हैं। श्रुति और प्रमोद के बीच झगड़ा हुआ था। श्रुति अपनी छोटी बच्ची को लेकर घर छोड़कर चली जाती है। विनोद दूसरे पुलिस ऑफिसर के साथ श्रुति को ढूंढने जाता है। उन्हें पता चलता है कि श्रुति कोलकाता में है। वे वहां जाकर श्रुति को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो प्रमोद का टॉर्चर और सह नहीं पाती और उसके साथ भी नहीं रहना चाहती। विनोद प्रमोद से नफरत जरूर करता है, लेकिन उसकी बेटी को अपनी बेटी की तरह प्यार करता है। इसलिए जाने से पहले उसके लिए टॉयज और ढेर सारे चॉकलेट्स खरीदकर घर के आगे रखकर चला जाता है। इसके बाद हर कोई प्रमोद को एडवाइस देता है कि अपनी पत्नी से बात करो और उसको अपने पास बुला लो। विनोद जब भी प्रमोद से मिलता है तो उसे इसी बात पर ताने मारता है। अब इस केस में ये भी कंफर्म हो चुका है कि विनोद और प्रमोद के बीच अच्छी रिलेशनशिप थी। अब विनोद की लिव इन पार्टनर मालिनी आती है और विनोद की लाश को देखकर बिल्कुल टूट जाती है। सविता मालिनी से कहती है कि इस वक्त तुमसे सवाल करने के लिए मैं माफी मांग रही हूँ, लेकिन क्या विनोद की कोई दुश्मनी थी किसी से? मतलब उसके कोई दुश्मन थे? मालिनी कुछ भी कहने से बहुत हिचकिचाती है। अब उसकी दुविधा समझकर सविता प्रमोद को कुछ देर बाहर जाने को कहती है। फिर मालिनी बताती है कि विनोद का कोई दुश्मन नहीं था, लेकिन वो सिर्फ एक इंसान से नफरत करता था और वो इंसान है उसका भाई प्रमोद। प्रमोद बाहर आता है तो उसकी आंखें भर आती है और तब दिखाते हैं कि बिल्कुल एक जैसा दिखने वाले ये जुड़वा भाई एक दूसरे के दुश्मन कैसे बन गए। बचपन में दोनों मजे से खेल रहे होते हैं। इनके पिता भी एक पुलिस ऑफिसर था। उसने अपनी पत्नी को मारकर घर से निकाल दिया और दूसरी औरत के साथ रह रहा था। इनकी मां पुलिस में कंप्लेंट करती है। इस पर उनका पिता चिढ़ जाता है कि मेरे ही खिलाफ कंप्लेंट करने की हिम्मत आ गई तुम में। अब उससे बदला लेने के लिए वो विनोद को जबरदस्ती अपने पास रख लेता है और कोई रास्ता न पाकर उनकी मां प्रमोद को लेकर वहां से चली जाती है और दूसरे घर में रहने लगती है। इस तरह दोनों भाई अलग हो जाते हैं। वक्त बीतता है और विनोद को अपने पिता की घिनौनी हरकतें देखनी पड़ती हैं। उसके पिता छोटी बच्चों के साथ जबरदस्ती करता था। अब अपने बाप की इन बातों से तंग आकर विनोद अपनी मां के घर जाता है, लेकिन उसकी मां प्रमोद को लेकर गांव छोड़कर जा चुकी थी। अब विनोद को अपनी मां पर भी बहुत गुस्सा आता है कि वो मुझे प्यार नहीं करती, इसलिए सिर्फ प्रमोद को लेकर चली गई। इसी बीच उसके पिता के कुछ दुश्मन उसको मार डालते हैं। उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसकी मां प्रमोद को लेकर आती है। विनोद उससे भी एक शब्द कहे बिना घर से भाग जाता है। दोनों अलग अलग बड़े होते हैं, लेकिन दोनों ही पुलिस ऑफिसर्स बन जाते हैं। अब बचपन की इन सारी घटनाओं की वजह से विनोद का सारा गुस्सा प्रमोद पर ही होता है। अब प्रेजेंट में सविता पूछती है कि मालिनी और विनोद का रिलेशनशिप कैसा था। तब उसे बताया जाता है कि मालिनी पहली बार पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देने आई थी कि उसका पति उसे रोज मारता है और बहुत टॉर्चर करता है। मालिनी को देखते ही विनोद को बहुत पसंद आती है। वो मालिनी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके केस को एक लेडी ऑफिसर हैंडल कर रही होती है। पूछताछ के बाद विनोद मालिनी को उसके घर छोड़ने जाता है। रास्ते भर वो मालिनी को रियर मिरर से देख रहा होता है। घर पर जैसे ही उसका पति पुलिस को देखता है तो एकदम शांत और सुशील पति की एक्टिंग करता है और कहता है कि अब से मैं मालिनी को कभी परेशान नहीं करूंगा सर। लेकिन विनोद को उस पर विश्वास नहीं होता। वो मालिनी को अपना नंबर देकर कहता है अगर इसने तुम पर हाथ उठाने की कोशिश भी की
तो मुझे फोन कर देना उसी टाइम। ये कहकर वो चला जाता है, लेकिन रास्ते में मालिनी उसको कॉल करती है और उसके चिल्लाने की आवाज आती है। विनोद तुरंत वापस आकर देखता है तो मालिनी एक कमरे में बंद होती है और उसका पति कुल्हाड़ी से उसको मारने जाता है। विनोद फिर उसको खूब मारकर स्टेशन लेके आता है और मालिनी को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। विनोद फिर उसको हॉस्पिटल में देखने जाता है तो पता चलता है कि मालिनी के माता पिता जिंदा नहीं है, उसका और कोई ठिकाना भी नहीं है। ये जानकर विनोद उसको अपने घर लेके आता है और कहता है कि यहाँ तुम बेफिक्र होकर रह सकती हो। फिर वो बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ शराब पीता है। घर लौटकर वो मालिनी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश भी करता है। मालिनी बेचारी अपने बुरे सिचुएशन की वजह से उसके घर में आई थी, लेकिन विनोद उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। अब मालिनी उससे दूर होने लगती है, तभी विनोद रुक जाता है और उससे माफी मांगता है। अगली सुबह मालिनी वहाँ पर नहीं होती। विनोद तैयार होकर स्टेशन आता है तो हायर ऑफिसर्स पूछते हैं कि मालिनी कहाँ पर है, तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो, हमें उसका स्टेटमेंट चाहिए, जल्दी उसे ढूंढ कर लेके आओ। इस पर विनोद तुरंत उस स्कूल में जाता है जहां मालिनी टीचर है। मालिनी चुपचाप वहां बैठी होती है। उसकी हालत देखकर विनोद को बहुत बुरा लगता है और वो उसके पास बैठने जाता है, लेकिन दूसरे बेंच पर बैठ जाता है और कहता है, कल नशे में मैंने बहुत बुरा किया था, मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मुझ पर विश्वास करो और मेरे साथ चलो। मालिनी के पास रहने की कोई जगह नहीं होती, इसलिए वो हिम्मत करके विनोद के साथ चली ही जाती है। घर जाकर विनोद उसको खाना लाकर देता है और उसके लिए चाय बनाता है। विनोद ने अपने आसपास के सभी लोगों से बहुत झगड़ा मोल लिया होता है और हर कोई उससे बहुत नफरत करता है, लेकिन मालिनी के साथ वो बहुत अच्छे से बर्ताव करता है और घर के लिए जो जरूरी चीजें होती है उसको खरीदने जाता है। वो मालिनी के लिए एक साड़ी लेके आता है और कहता है, तुम हमेशा सफेद साड़ी क्यों पहनती हो, अपने पसंद की रंग बिरंगी साड़ी पहना करो, और तुम तो टीचर हो ना, तुम रोज यहीं से स्कूल जाना, मैंने वैसे भी ऑटो वाले से बात कर ली है, वो तुम्हें स्कूल ड्रॉप कर लेगा और शाम को यहाँ पर छोड़ के भी जाएगा। इस तरह मालिनी भी उस घर में रहने लगती है और अपनी नौकरी करती है। धीरे धीरे उनकी लाइफ स्मूथ चलने लगती है और उनकी रिलेशनशिप भी शुरू हो जाती है। एक बार प्रमोद टीचर्स के लिए काउंसलिंग सेशन कंडक्ट करता है। उस मीटिंग में मालिनी को पता चलता है कि प्रमोद विनोद का जुड़वा भाई है, पर विनोद मालिनी को वहां से बाहर लेके आता है और कहता है कि अगर मुझे पता होता कि वो सेशन कर रहा है तो मैं तुम्हें कभी नहीं जाने देता। प्रेजेंट में दिखाते हैं तो मिनिस्टर स्टेशन में आती है और मीडिया को बताती है कि आपकी तरह मैं भी इस केस के रिजल्ट का इंतजार कर रही हूँ, आप लोग पुलिस को उनका काम करने दीजिए। अंदर जाकर वो केस की डिटेल्स मांगती है। वे बताते हैं कि इन्वेस्टिगेशन जारी है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का मानना है कि विनोद ने खुद को शूट किया होगा। अगर ऐसा होता तो एक बुलेट लगने के बाद या तो वो मर गया होता या फिर गिर गया होगा। फिर वो लगातार 3 बुलेट्स कैसे चला सकता है। सविता बताती है कि खुद पर 7 बुलेट चलाकर मरने वालों के केस भी इस दुनिया में है। सब कुछ पॉसिबल है मैम, लेकिन इस केस में अब तक कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं मिला है। अब प्रमोद अपनी इन्वेस्टिगेशन में पता लगाता है कि जिस पिस्टल से विनोद का खून हुआ था वो एक पुलिस ऑफिसर का है। अब वे फिर उन तीनों पुलिस ऑफिसर से पूछते हैं तो विजय बताता है कि मेरा पेट ठीक नहीं था और मुझे टॉयलेट जाना पड़ा। जल्दी में मैं अपनी पिस्टल बाहर रखकर टॉयलेट चला गया था। अंदर मुझे 3 गन शॉट सुनाई दिए और जब मैं बाहर आया तो विनोद सर मरे पड़े थे और जॉन और साजिद पहले से वहां पर मौजूद थे। अब कंफर्म हो जाता है कि ये तीनों पुलिस ऑफिसर्स कातिल नहीं है। इसी बीच मीडिया वालों ने पुलिस स्टेशन के कुछ वीडियोस लिए थे। प्रमोद उन वीडियो फुटेजेस को चेक करता है तो पता चलता है कि जब गन शॉट सुनकर पुलिस वाले स्टेशन के अंदर भागे थे तो मीडिया का एक कैमरामैन भी अंदर आया था। वे उस कैमरामैन का लिया हुआ फुटेज देखते हैं तो पता चलता है कि उस वक्त गांजा केस वाला कैदी लॉकअप के अंदर नहीं था। अब फिर से वो उसको इंटेरोगेट करते हैं। पहले तो वो नहीं बताता, लेकिन पुलिस स्टेटमेंट के बाद वो सच बता ही देता है। जब विजय टॉयलेट के लिए भागा था तो लॉकअप की चाबी नीचे गिर गई थी। कैदी ने किसी तरह चाबी निकाली और लॉकअप खोलकर बाहर आ गया। वो दूसरे कमरे में जाकर गांजा का पूरा पैकेट लेकर भाग जाना चाहता था, लेकिन जब उसने पैकेट उठाया तभी 3 गन शॉट्स चले और बाहर खड़े पुलिस वाले स्टेशन की ओर भाग कर आने लगे। कैदी बड़ी चालाकी से गांजा पैकेट अपने साथ लेकर फिर से लॉकअप के अंदर आ गया। उसने गांजा का पैकेट टॉयलेट में डालकर फ्लश कर दिया। फिर उसने चाबी से लॉकअप का ताला लगाकर चाबी को बाहर फेंक दिया था और खुद अंदर ऐसे बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। प्रेजेंट में वो कहता है कि जब मैं उस कमरे से बाहर आया तो सिर्फ विनोद सर वहां पर बैठे हुए थे, लेकिन मुझे किसी के भागने की आहट सुनाई दी थी। अब प्रमोद मीडिया के सभी वीडियो कैमरास के फुटेज चेक करता है। एक फुटेज में स्टेशन के पीछे खेलते हुए 2 लड़के दिखते हैं। वो उन लड़कों से भी पूछताछ करता है। फिर मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है कि विनोद का किसी ने खून नहीं किया था, उसने खुद को शूट किया था। अब मिनिस्टर चिढ़ जाती है कि क्या बकवास कर रहे हो, खून ही नहीं मिला इसलिए केस क्लोज करने के लिए कुछ भी बहाना बना रहे हो। नहीं मैम, मुझे आई विटनेस मिला है। ये कहकर वो उन लोगों को लेके आता है और कहता है तुमने जो देखा वो इन्हें बताओ, घबराओ मत। वे बताते हैं कि हम दोनों स्टेशन के पीछे क्रिकेट खेल रहे थे, हमारी बॉल अंदर गिर गई थी, मैं उसको लेने के लिए अंदर कूद गया। बॉल निकालते वक्त 3 बार गन की शूट करने की आवाज आई। तभी मैंने खिड़की से देखा कि अंकल ने खुद पर गोली चलाई और गिर गए। अब मिनिस्टर प्रमोद से पूछती है कि तुमने ये सब कैसे पता लगाया। मैम, जब मैं स्टेशन में एंटर हुआ था तो इनका पालतू कुत्ता आगे के एंट्रेंस से बाहर भागा था,
शायद उसी के भागने की आवाज उस कैदी ने सुनी होगी। फिर फुटेज देखकर मैंने इन बच्चों से पूछताछ की तो सच का पता चला। ठीक है प्रमोद, लेकिन विनोद ने खुदकुशी क्यों की? मैम देखिए, बात ऐसी है, वो तो आगे की इन्वेस्टिगेशन करने पर ही पता चलेगा। ये कहकर वो बाहर आ जाता है और बहुत स्ट्रेस में होता है। तब पता चलता है कि मरने से पहले विनोद एक टीवी शो देख रहा था। उसे देखने के बाद ही विनोद मरा था। अब ऐसा क्या था उस टीवी शो में? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए प्रमोद उस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग देखता है। तभी फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि वो एक सिंगिंग कंपटीशन है जिसमें श्वेता नाम की लड़की गा रही थी। उस लड़की को देखकर विनोद एकदम शॉक हो गया था, क्योंकि ये वही लड़की है जिसके बॉयफ्रेंड को विनोद ने बुरी तरीके से मारा था। इतना ही नहीं, विनोद ने नशे में उस लड़की का बलात्कार भी किया था। उस प्रोग्राम में श्वेता की माँ को फोकस करके दिखाते हैं। ये प्रमोद की पत्नी श्रुति है। प्रोग्राम में श्रुति बताती है कि उसने अपनी बेटी श्वेता को सिंगर बनाने के लिए कितना स्ट्रगल किया था। ये देखकर विनोद एकदम फ्रीज हो जाता है। वो रियलाइज करता है कि उसने नशे में अपने भाई की ही बेटी का बलात्कार कर दिया। मालिनी के आने से पहले विनोद ने अपनी लाइफ में कई बुरे काम किए हुए थे। जब से मालिनी उसकी लाइफ में आई थी, विनोद ने एक अच्छी जिंदगी बिताना शुरू कर दिया था। लेकिन तभी उसने इस प्रोग्राम को देखकर रियलाइज किया कि वो खुद तो सुधर गया था, लेकिन पास्ट में उसने जो बुरे काम किए थे उससे कितने लोगों की लाइफ उलट गई थी। बचपन में उसने अपने बाप को जो गलती करते हुए देखा था, उसने खुद वही गलती की थी। इस बात को वो अपनी लाइफ से कैसे मिटाता, ये सब सोचकर उसे खुद से नफरत होने लगी और उसने पास में रखी पिस्टल से खुद को 3 बार शूट कर लिया था। अब प्रमोद इस बात को गैस कर लेता है और पुलिस ऑफिसर्स को श्वेता की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या ये वही लड़की है जिसे विनोद ने उस रात बलात्कार किया था। वे कहते हैं कि हाँ, ये वही लड़की है। सर, क्या आप इसे जानते हैं? प्रमोद पूरी तरह टूट जाता है और जवाब दिए बिना ही सीधे घर जाता है। वहाँ वो आईने में खुद को देखता है तो उसे लगता है कि ये उसके भाई का चेहरा है। तभी उसकी पत्नी श्रुति कॉल करती है और कहती है, मैंने बहुत सोचकर फैसला किया है कि मैं और श्वेता अब तुम्हारे साथ ही रहेंगे और मैं श्वेता को तुम्हारे बारे में बताने जा रही हूँ कि उसका पापा जिंदा है और पुलिस ऑफिसर है। पर प्रमोद कहता है कि उसे कुछ मत बताओ, ये भी मत बताओ कि मैं जिंदा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी अपनी लाइफ में कभी मेरा चेहरा देखे भी। ये कहकर वो कॉल काट देता है और फोन को फेंक देता है। उसका ये फैसला वैसे बिल्कुल ठीक था, क्योंकि विनोद और प्रमोद दोनों ही पुलिस ऑफिसर हैं और बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। अगर श्वेता प्रमोद को देखती तो उसे अपने पापा कभी नजर नहीं आता। श्वेता के लिए तो ये वही पुलिस वाला होगा जिसने उस रात उसके शरीर और मन दोनों को बेरहमी से कुचल दिया था। प्रमोद अपनी बेटी को ऐसी सजा नहीं देना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी पत्नी से ऐसा कहा था। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, इस मूवी के बारे में आपके व्यूज क्या है, कमेंट्स में बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।